सो आज की क्लास में हम जो मेजर डिस्कशंस करेंगे वो हम ES6 के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे, सारों को क्यों नहीं डिस्कस करेंगे। एक तो सारे फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा सारे फीचर्स को डिस्कस करने से शायद चांसेस ये हैं कि वो सारों को समझ भी नहीं आएंगे। कुछ फीचर्स जिसके बहुत एडवांस हैं। तो मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो ये है कि मैं ES6 के जो बेयर मिनिमल रिक्वायर्ड फीचर्स है ना, जो हमें फौरन से रिएक्ट में जरूरत पड़ सकते हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा। और बाकी ES6 के फीचर हम जो जो आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो जिस जिस नए फीचर की जरूरत पड़ती जाएगी, हम वो पढ़ते चले जाते जाएंगे, ठीक है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें एब्सोल्युटली बिगिनिंग से जरूरी है समझने, तो मैं सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। लेकिन जब ये फीचर पढ़ा दूंगा तो फिर आपसे पूछूंगा जी और चाहिए तो और भी पढ़ा दूंगा, वरना इन्हीं पे इक्तफा करूंगा। ES6 क्या भला है? इसको हम कहते हैं ECMAScript 6। और मैंने अगर कोर्स कंटेंट में आपने देखा हो तो मैंने लिखा था ES6 एंड बियॉन्ड। ES7 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 9 भी है। ES6 बेसिकली है क्या भला? इससे पहले ES5 भी था। मैंने आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तो जावास्क्रिप्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, हर एक का अपना वे था, स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम था। तो ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उसने बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का एक स्टैंडर्ड वजह किया, एक मयार वजह किया कि जिसने भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करे। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो स्टैंडर्ड क्या है, किसने वजह किया, क्यों वजह किया। तो अगर आपको वो डिटेल चाहिए तो आप जाके इंटरनेट से ऑब्वियसली उसको दे सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमारा मकसद नहीं है कि हम हिस्ट्री के बैन करते जाए। तो ES5 से स्टार्ट हुआ था काम गालिबन 2009 में। तो ES5 वाज नथिंग, जावास्क्रिप्ट पहले से मौजूद थी 2009 में, और जावास्क्रिप्ट में कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड किया गया है। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का एक टिपिकल सिंटैक्स था ना, तो उन्होंने कुछ नए एडवांस और मॉडर्न सिंटैक्स दे दिए हैं फंक्शन लिखने के ES5 में। फिर ES5 काफी अरसे तक चलता रहा, लोगों को लगा कि ये जो नए फीचर ES5 में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं दे आर वेरी यूजफुल, तो उन्होंने फिर कुछ नए फीचर्स पे काम करना शुरू किया। उन्होंने से मुराद ECMAScript जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उसने। तो फिर 2015 में गालिबन ES6 इंट्रोड्यूस हुई। तो ES6 क्या थी? वही जावास्क्रिप्ट जो ES5 के फीचर्स थे, उनमें कुछ मजीद फीचर्स ऐड करके इसको एक नया नाम दे दिया गया ES6, यानी ECMAScript 6। फिर इसी तरह कुछ नए फीचर्स ऐड हुए, ES7 हो गया, कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए, ES8 हो गया, एंड इससे भी ऊपर ऑब्वियसली अभी पता नहीं ES9 है, ES10 है। लेकिन नॉर्मली हम ES6 एंड बियॉन्ड का मतलब यही है कि हम एटलीस्ट ES6 में जितने फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर जो जो हम एडवांसमेंट में जाते जाएंगे, जो जो फीचर्स हमें मजीद, चूंकि ES6 के सारे फीचर्स या ES6 से ऊपर बियॉन्ड जितने भी नए फीचर्स आए हैं, उनमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं उन सारों का शायद अभी मुझे भी इल्म नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट इज अ ह्यूज थिंग। तो आप जो जो इवॉल्व होते जाते हैं, जो जो आगे बढ़ते जाते हैं, तो सारे फीचर्स आप डिस्कस करते रहते हैं। ये बेसिकली ES6 फीचर्स है। क्या है? लैंग्वेज में कुछ नई एडिशंस, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई मीन बाय ES6 फीचर्स। तो नॉर्मली आप सबको पता है, आई विल स्टार्ट इट विद बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और इसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता चला जाऊंगा। हम सबको पता है कि अगर मैं लिखता हूं ना A = 90, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 की वैल्यू A एक वेरिएबल में सेव हो गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट बी, अच्छा मैं इसमें आपसे ज्यादा सवालात करूंगा तो इसलिए आप लोग मुझे जवाब देंगे। मैंने कहा जी लेट B = A, और फिर मैं यहाँ पे अगर लॉग करूंगा तो A लॉग करूंगा उसकी वैल्यू, और B लॉग करूंगा उसकी वैल्यू। क्या हो सकती है यहाँ पे? A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से रिस्पॉन्स देंगे प्लीज। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा मुझे बताएं इस लाइन में, और यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा इस लाइन में। जिनको नहीं पता, ये कमेंट्स होते हैं 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैशेस। A का क्या आंसर है? जल्दी से बोले। क्या हो गया? 90। और B का क्या आंसर होगा? 90। आप कहेंगे जी ये कौन सी ES6 डिस्कस हो रही है, ये तो सिंपल प्लेन बेयर मैनुअल है, ठीक है। अगर मैं बिल फर्ज इस पे जाऊं और मैं लिखूं जी कि नोड app.js, तो दोनों का आंसर 90 और 90 है। दैट्स इट। ये जो मैं ये जो मैं कह रहा हूँ ना, 90 को असाइन कर दो A में, तो इसका मतलब आपको पता है जो पहले दिन डायग्राम समझाई थी जस्ट वेरी क्विकली, कि मेमोरी में जाकर वैल्यू स्टोर होती हैं। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, और जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में जाके एक जगह बनती है, उसको ये वेरिएबल का नाम मिल जाता है A, और इसमें मैंने रखा क्या? जो भी वैल्यू इसमें असाइन करूं। अब जब मैंने B का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में एक दूसरी जगह ऑक्यूपाई हुई,
ये ए में क्या पड़ा हुआ था, ऊपर 90 असाइन था, तो ये ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें, बी में भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90। तो जब मैं कंसोल लॉग करूंगा तो ए की वैल्यू कहाँ से पिक करेगा, यहाँ से पिक करेगा, और बी की वैल्यू कहाँ से पिक करेगा, यहाँ से पिक करेगा। सो फार सो गुड, वेरी सिंपल, नो कंफ्यूजन, नथिंग। ठीक। अब जरा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हमारे पास दो तरह की जो डेटा स्टोर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी जो डेटा को स्टोर करते हैं ना, या डेटा यूं समझ लें कि डेटा टाइप्स दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होती है मतलब नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये तीन मोस्ट कॉमनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि ये मेमोरी में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वैल्यूज फिजिकली मेमोरी के स्टैक एरिया में जाके स्टोर होती हैं। आपकी मेन मेमोरी में ना दो एरियाज होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैक और एक को हम कहते हैं हीप। ये दोनों मेमोरी एरियाज होते हैं, जस्ट इनका थोड़ा सा फीचर, ये फंक्शन डिफरेंट है। तो हीप को नॉर्मली इस तरह जाहिर किया जाता है, जैसे हीप का मतलब वैसे कूड़े का ढेर होता है नॉर्मली आपकी जुबान में, ठीक है। तो हीप का मतलब देयर इज नो सर्टेन पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी डेटा किसी खास तरतीब में स्टोर नहीं होता हीप में, जबकि स्टैक में डेटा किसी खास तरतीब में स्टोर होता है। स्टैक का मतलब ये होता है ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक। खैर, तो नॉर्मली जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहीं भी प्रिमिटिव डेटा सेव करते हो किसी वेरिएबल में, तो वो कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा गालिबन कि कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है, हर मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेस हेक्साडेसिमल नोटेशन में होता है, 0x लिखा होता है इसके स्टार्ट में। ठीक। हर एक मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होता है, अगर किसी को नहीं पता तो अब पता लग गया होगा। तो चूंकि ये एड्रेसेस रियल टाइम में मेमोराइज करना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है, दैट्स व्हाई वी नॉर्मली डू नॉट प्रेफर टू मेमोराइज एड्रेसेस। तो हम वेरिएबल्स को खुद अपना नाम देते हैं जो मीनिंगफुली है, जो जो आसान होता है। तो मैंने कहा जब हम प्रिमिटिव डेटा स्टोर करते हैं तो वो डायरेक्ट वेरिएबल में जाके स्टोर होता है स्टैक के अंदर। ये बात समझ आ गई है। अब मैं यहां पे अगर लिखता हूं मिसाल के तौर पे, मैं लेट मी सेव दिस। अब मैं ये काम थोड़ा सा हटके करता हूं इससे, और यहां पे लिखता हूं जी लेट ए या लेट नम्स यानी नंबर्स इक्वल्स टू 2 2 3। ये मेरे पास एक अरे है, और जो काम मैंने वेरिएबल के साथ, सिंपल वेरिएबल के साथ किया है, मैं एग्जैक्टली वही काम करने लगा हूं लेट n इक्वल्स टू नम्स। और ये बिल्कुल वही काम है ना, या बिल्कुल वही काम अगर मैं वेरिएबल नाम भी सेम दे दूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया, तो पहले इस वेरिएबल में एक नंबर सेव किया था, अब इस वेरिएबल में क्या सेव किया हुआ है, एक पूरी अरे सेव की है। और फिर मैंने क्या कहा, b इक्वल्स टू ए, यानी ए जो कि पूरी अरे थी वो उसको उठा के कहां सेव कर दिया, बी में सेव कर दिया। अब अगर मुझे कोई जवाब दे सके कि ए और बी में क्या पड़ा होगा, तो आई बी ऑब्वियसली ग्रेटफुल। जल्दी से प्लीज, ए में क्या आंसर आएगा और बी में क्या आंसर आएगा, जल्दी से बोलेंगे ना। ए भी यही होगा, बी भी यही होगा। गेटिंग इट? ठीक। तो अब जो बताना चाह रहा हूं यहां से आपको पता चलेगा कि अगर मैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अरे के अंदर, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक अरे है और मैं इसमें कोई नया एलिमेंट डालना चाहता हूं, तो अरे के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल होते हैं अरे के ऊपर जो हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी अरे में नया एलिमेंट डालना हो तो आप डाल सकते हैं अरे का नाम, यानी ए अरे का नेम है, डॉट मैंने इसे कहा पुश। तो ये जो पुश मेथड है, अगर मैं इसके अंदर कोई एक वैल्यू डाल दूं 56, तो ये जो पुश मेथड है, अब याद रखिएगा अरे के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। पुश मेथड क्या करता है, जो भी एलिमेंट आप पुश में देंगे इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग अरे, यानी जिस अरे को आपने यहां मेंशन किया होगा उसके एंड पे जाके एक नया एलिमेंट एंटर हो जाएगा। यानी मैंने ए डॉट पुश किया तो 56 कहां चला जाएगा, इसके एंड पे चला जाएगा। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे बताएं कि ए का आंसर क्या होगा और बी का आंसर क्या होगा, कैन समबडी आंसर? इधर मेरी तरफ देखें थोड़ा सा, आप ये कंसंट्रेशन, पहले इसका जवाब दे दे फिर आप लिखें। ए का आंसर, यानी पहले आपने देख लिया कि ए और बी दोनों का आंसर क्या था, सेम था। उसकी वजह कि मैंने एक वेरिएबल लिया ए और इसमें एक अरे असाइन की, और नीचे क्या किया, मैंने वही पूरा का पूरा ए का कंटेंट उठा के किधर डाल दिया, बी में डाल दिया। तो
फिर मैंने उसके बाद क्या किया, ए में चेंज कर दिया। ए में क्या कर दिया, चेंज करने का मतलब ए में एक नया एलिमेंट डाल दिया 56, तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा ना, यही बनना चाहिए टेक्निकली कि ए में 56 ऐड हो गया और बी उसी तरह रहा। ठीक, सो लेट्स डू दैट। हमारी तवक्कुआत तो कुछ और थी, हो कुछ और गया, बी में भी ऐड हो गया। यही बात बताना चाह रहा था और यही ES6 का फीचर है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ है? अगर किसी को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो कोई बता सकता है कि मैंने ये किसके साथ छेड़ा है? ए के साथ छेड़ा है, बी को मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया। नहीं, सर मैं गेस कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल जरूर, गेस सर करने के लिए कह रहा हूँ। सर क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वो लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं करता। लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं करता, तो अगर लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं करता तो मुझे जरा इसको एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करने की भी कोशिश करें कि उसने फिर क्या किया आपके ख्याल में। सर पहले उसने लाइक पहले तो सारे ये बताएं कि प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मैंने 56 की वैल्यू किस में पुश की है, ए में पुश की है, बी को तो छेड़ा ही नहीं सिरे से, तो उसने आउटपुट मुझे क्या दे दिया, ए में भी 56 को पुश कर दिया और बी में भी 56 को पुश कर दिया। जी नवाल बेटा, आप जरा करें कंटिन्यू, कोशिश करें एक्सप्लेन करने की। सर आई गेस जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे प्रोग्राम को कंपाइल किया था, उसके बाद चेंजेस किए हैं। तो फिर क्या होना चाहिए, मतलब बेशक सारे प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लिया, लेकिन रूल्स को तो वायलेट नहीं करेगा ना। रूल तो ये कहता है कि मैंने नई वैल्यू पुश सिर्फ ए में की है, तो पहले कंपाइल हो या बाद में कंपाइल हो, इससे ये बात तो कहीं भी साबित नहीं होती कि बी को जाके टच करे। गेटिंग माय सर पॉइंट? ये रेफरेंस टाइप है। यस, ये जिन्होंने जवाब दिया है उनका जवाब ठीक है, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन रेफरेंस टाइप से क्या हुआ। यानी मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से बिगिनर हैं, तो उनको जरा काइंडली आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस टाइप, और रेफरेंस टाइप ने ऐसा क्यों किया। सर जो वेरिएबल्स हैं और वो वैल्यू टाइप में आते हैं, और ठीक है, जो मैं समझ गया, एरे ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस टाइप में। आई गॉट योर पॉइंट एंड यू आर राइट इन योर आंसर। मैं इससे अगली बात पूछ रहा हूँ कि फॉर फॉर द बिगिनर्स कैन यू एक्सप्लेन कि अगर ये रेफरेंस टाइप है तो उसने ये हरकत क्यों की है कि मैंने ए में चेंज किया उसने बी में खुद ही चेंज कर दिया। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। सर वो मेमोरी में उसका रेफरेंस जाता है, वो पूरी एरे नहीं जाती, उसका रेफरेंस होता है ये। अगर मैं चलें, ग्रेट, यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अल्फाज मैं बता देता हूं, अब आप इन अल्फाज से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको भी, और जिसको आप समझाना चाहते हैं आप उसको भी बेहतर समझा पाएंगे। मैंने ये डायग्राम थोड़ी देर पहले ड्रॉ की और मैंने कहा जी हमारे पास मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है स्टैक और एक हिस्सा होता है हीप। ठीक है, अच्छा ये मैं वैसे आई एम नॉट अ वेरी गुड फैन ऑफ टॉकिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द प्रोग्राम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कोर्स, लेकिन ये चीज थोड़ी सी जरूरी है समझना क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है ये म्यूटेशन और इम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट रिएक्ट और मन स्टैक में। ये हीप है और ये स्टैक है। मैंने आपको कहा था कि स्टैक पे डाटा स्टोर होने का कोई ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन हीप पे डाटा स्टोर होने का रैंडम है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। तो जब हम कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप, कौन कौन से हैं, बुलियन, स्ट्रिंग और नंबर, ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप डाटा कहां स्टोर होता है, जाके स्टैक पे स्टोर होता है। जितने भी नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट और अरेज हैं और फंक्शंस हैं, ठीक। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अभी जो स्टेटमेंट दे रहा हूं ना इसको बाद में जाके जस्टिफाई करूंगा, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही है, अरे भी ऑब्जेक्ट है और फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, इस बात को पल्ले बांध लें। अभी मुझसे सवाल नहीं कीजिएगा जस्टिफाई करें अरे कैसे ऑब्जेक्ट है और फंक्शन कैसे ऑब्जेक्ट है, आई विल डेफिनेटली जस्टिफाई इट। तो जैसे मैंने कल बोला था ना जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है और अरे भी ऑब्जेक्ट है। खैर इस बात को तो एक्सप्लेन बाद में करूंगा। तो ये हमारा एरिया है हीप। तो जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं, स्टैक में, वो फिजिकली वैल्यू जाके स्टैक में स्टोर होती है। और जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम रेफरेंस बेस्ड डेटा कहते हैं। एक होता है वैल्यू बेस्ड, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं, वैल्यू बेस्ड, और नॉन प्रिमिटिव को क्या कहते हैं, रेफरेंस बेस्ड। ऐसा क्यों बोलते हैं पहले तो ये समझ लें। जब मैंने कहा ना लेट ए इक्वल्स टू 10, तो लेट ए इक्वल्स टू 10 न्यूमेरिक है, ये जाके वैल्यू 10 फिजिकली स्टैक पे स्टोर होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैल्यू बेस्ड।
कि इसकी वैल्यू खुद जाके स्टैक पे क्या होती है, स्टोर होती है। जब मैंने बोला a इक्वल्स टू एन अरे, तो अब ये अरे जब स्टोर होगी तो इसमें तो 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो ये तो इसको तो ये कलेक्शन ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स लेने चाहिए ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब भी आप किसी अरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो एक्चुअली ये जो अरे है ना, ये पूरा का पूरा रेफरेंस बेस, यानी ये डाटा फिजिकली कहां स्टोर होता है, हीप में जाके, और स्टैक में इस पर्टिकुलर, चूंकि हीप में भी जो भी डाटा स्टोर होता है उसका भी एक यूनिक एड्रेस होता है। लेट्स सपोज ये एड्रेस है, तो ये पूरी की पूरी अरे जो है वो कहां स्टोर होगी, हीप में। इसका ये जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस बोलते हैं मेमोरी एड्रेस को, इसका ये जो रेफरेंस होगा ये कहां स्टोर होगा, यहां पे स्टोर होगा। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने, अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं यहां सवाल पूछा है कि ये जो मैंने ए में पुश किया तो उसने बी में जाके क्यों डिस्टरबेंस क्रिएट की है, इसी की बेस पे ये 6 का पहला फीचर निकलेगा जिसको हम कॉपी क्रिएट, अरे की कॉपी क्रिएट करना और डीस्ट्रक्चरिंग वाला समझाऊंगा। तो अब जब मैंने ये पूरी अरे ए में असाइन की तो हुआ क्या, अरे जाके हीप में स्टोर हुई और अरे का रेफरेंस जहां कहां पे जाके मिला, हमें स्टैक में मिल गया। अब मैंने अगली लाइन में ये किया कि मैंने कहा जी b इक्वल्स टू ए, तो वेरिएबल ए तो यहां डिक्लेयर था जिसमें क्या पड़ा हुआ था, एड्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वेरिएबल में अरे स्टोर करते हैं तो एक्चुअली अरे फिजिकल स्टोर नहीं, फिजिकली वेरिएबल में स्टोर नहीं होती, बल्कि उस अरे का रेफरेंस उस वेरिएबल में जाता है। तो ए में ये पूरे नंबर्स नहीं गए, बल्कि ए में क्या गया, रेफरेंस किसका, उस जगह का जहां एक्चुअली वो पूरी वैल्यू पड़ी हुई है। यहां तक बात समझ आ गई है? अब मुझे ये बताएं कि ए में क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू या रेफरेंस? रेफरेंस, क्योंकि अरे हमेशा क्या स्टोर करती है, हमेशा याद रख लें, ऑब्जेक्ट और अरे और फंक्शन तीनों क्या स्टोर करते हैं, रेफरेंस। अब रेफरेंस से मतलब समझ आ गया, एड्रेस। किसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस। किस मेमोरी का एड्रेस, जहां वैल्यू स्टोर्ड है उसका एड्रेस। तो जब मैं ए को बी में असाइन करूंगा तो बी में क्या जाएगा, रेफरेंस। जाहिर है जो ए का कंटेंट है वही बी में जाएगा ना, तो ए में क्या पड़ा हुआ, रेफरेंस, तो बी में क्या जाएगा। अब जो रेफरेंस ए में पड़ा हुआ है वही रेफरेंस किस में कॉपी होगा, बी में कॉपी होगा। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल जो स्टैक पर डिक्लेयर होगा बी, उसमें भी एग्जैक्ट वही रेफरेंस जाएगा जो ए का है। समझ आ गई बात? तो एक्चुअली ए वाला, ए रेफरेंस भी इसी को पॉइंट कर रहा है और बी रेफरेंस भी इसी को पॉइंट कर रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? फिजिकली जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है, ए और बी दोनों पॉइंट कर रहे हैं सिमिलर लोकेशन को। समझ आ गई बात? अब जब मैंने किया ए डॉट पुश 56, तो ए डॉट पुश का मतलब है कि इसमें मैंने 56 पुश किया, ठीक, ए में पुश हो गया, बी को तो छेड़ा ही नहीं है। अब मैंने कहा जी कि कंसोल ए करो, तो ए किसको डिस्प्ले करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा ना, विद 56 एडेड इन इट। फिर मैंने कहा कंसोल लॉग बी करो, तो बी किसको डिस्प्ले करेगा, भाई बी रेफरेंस को देखेगा, रेफरेंस में तो रेफरेंस पड़ा हुआ है, ये देखेगा इस रेफरेंस पे क्या पड़ा हुआ है, तो जिस वैल्यू को या जिस जगह को वो पॉइंट कर रहा है 56 उसमें भी चला गया ना। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? तो ये मैंने ए में टच किया या ए में पुश किया तो उसने बी को जाके छेड़ दिया। रीजन क्या थी, बिकॉज अरे इज अ रेफरेंस बेस्ड data structure. Now let us hear the complete definition. Array is a reference based data structure. It is stored in heap physically and it stores its reference in the stack. जी, नॉर्मली जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो हमेशा स्टैक में डिक्लेयर होता है। और हीप की जरूरत क्यों पड़ी, पहले शायद हीप होगा ही नहीं या था ही नहीं, हिस्ट्री का मुझे नहीं पता। हीप की जरूरत इसलिए पेश हुई कि जब आपके पास रैंडम डाटा हो, अनऑर्डर्ड डाटा हो, अभी तो सिर्फ आपने अरे पढ़ी है ना, मे बी आप क्लेम कर सकते हैं जी अरे तो फिर भी रैंडम सीक्वेंस्ड है, तो ऑब्जेक्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो ऑब्जेक्ट भी बेसिकली क्या है, वो रैंडम है। तो चूंकि स्टैक में बजाय इसके कि मल्टीपल कलेक्शंस को आप मल्टीपल स्टैक के लोकेशंस को रिजर्व करो, तो आप रैंडम डाटा को उठा के कहां भेज दो, हीप में भेज दो, और उस हीप का जो रेफरेंस है वो स्टैक में स्टोर कर दो। दिस इज वे मेमोरी हैज बीन एक्चुअली डिजाइंड।
ठीक, इसका पर्पस थोड़ी देर बाद शायद आपको खुद भी पता लग जाएगा कि इस चीज की फिजिकली जरूरत क्यों पेश आई है, क्यों है इसकी जरूरत। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, हमने क्या किया, हमने ए में चेंज किया तो उसने जाके किसको चेंज कर दिया, बी को भी चेंज कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? लफ्ज म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, तगय्युर। तो मैं ये कहूंगा कि बी जो है, या ए या बी, दोनों क्या है, म्यूटेबल है। क्या है? यानी एक में चेंज करोगे दूसरे में चेंज आ जाएगा। और ये सिर्फ यही नहीं, अब अगर मैं बी डॉट पुश करूं कोई चीज, ये समझ आ गया, मैं मिटा दूं डायग्राम। तो अगर मैं अब यहां पे बी में कुछ पुश करूं, बी डॉट पुश, और उसमें कर दूं मैं लेट्स सपोज 456, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या आंसर आएगा? 456 ए में भी ऐड हो गया और 456 बी में भी ऐड हो गया। दिस इज मैं आई थिंक द सिंपलेस्ट एवर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। अब आप जान लें, रेफरेंस बेस्ड कितनी चीजें हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में? अरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट और फंक्शन अभी पढ़ाया नहीं, तो आप अभी सवाल नहीं कर सकते, इसके बाद वही पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ किसको समझना है आपने? अरे। अच्छा, दूसरी बात मैंने थोड़ी देर बाद पहले बोली थी कि आप खुद ही मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्जेक्ट है। तो इस बात की अगर छोटी सी इंडिकेशन आपको हिंट लेना है तो ये देख लें, डॉट ऑपरेटर किसके साथ लगता है और फंक्शन किसके होते हैं? ऑब्जेक्ट के। तो ए क्या है? अरे है। तो ए के साथ डॉट क्यों लगा है? क्योंकि इंटरनली वो भी क्या ट्रीट हो रहा है? ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। समझ आ गई बात? अरे में सिर्फ एक मेथड नहीं है, बहुत सारे और मेथड्स भी हैं। पॉप है, स्प्लिट है, मेरे ख्याल में स्प्लाइस है, स्लाइस है, सॉर्ट है, बहुत सारे और हैं जो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझाना था, म्यूटेबिलिटी। क्या? म्यूटेबिलिटी इज द फीचर through which if we change or if we make any change in one array, it actually applies that same change in another array if it is assigned to that। यानी अगर हम दो वेरिएबल्स में सेम अरे के रेफरेंसेस स्टोर किए हुए हैं, ये बहुत सारे वेरिएबल में सेम अरे के रेफरेंसेस हैं, तो किसी एक अरे में चेंज करेंगे तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? म्यूटेट हो जाएंगी। सॉरी, अरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। अभी हम सिर्फ अरे की बात करें तो इसलिए बिल्कुल करेगा, वो भी म्यूटेट कर देगा। सर ये शैलो कॉपी का ही कॉन्सेप्ट है? जी, मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं बिल्कुल इस तरफ आ रहा हूं, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। ठीक है, इट्स मे बी कि बहुत ज्यादा टर्म्स अर्ली हो जाएंगे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रिजर्व होकर चल रहा हूं। अब हमने क्या करना है, शैलो कॉपी में थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट भी है इससे, अभी उसकी तरफ यानी पूरी तरह हम नहीं मूव हुए, लेकिन ये उसकी इब्तदा है, यूं समझें आप। तो अब हमने क्या करना है, हमने वी नीड अ वे, यानी आपकी रिक्वायरमेंट बाज़ औक़ात हो भी सकती है, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर है अरेज का। अब आप ये चाहते हैं यार ऐसा काम ना हो, आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस बिहेवियर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यानी मेरा यूज केस ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं अरे ए में कोई चेंज करूं तो वो अरे बी को जाके डिस्टर्ब ना करे, एंड वाइस वर्सा, यानी बी में कोई चेंज करूं तो ए में डिस्टर्ब ना करे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं जब इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, मैं कहूंगा इम्यूटेबिलिटी। मुझे क्या अचीव करना है? इम्यूटेबिलिटी, यानी नाकाबिले तगय्युर। मतलब पता नहीं उर्दू आपकी अच्छी है या नहीं अच्छी वाला। तो यानी मैं एक में चेंज करूं दूसरे को इफेक्ट ना हो, तो इसको हम बोलेंगे इम्यूटेबल, यानी अरे को इम्यूटेबल बनाना। अब कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। अब अगर मैं सिंपली ये कर दूं, तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट किसकी इंडिकेशन है? अरे की इंडिकेशन है। और इस अरे के यानी ए के शुरू में 3 डॉट्स लगा दूं, सिर्फ 3 डॉट्स लगा दूं। ठीक, तो ये ES6 का पहला बड़ा फीचर है। इसको हम, ये 3 डॉट्स को हम कहेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। अब अगर मैं ये काम करता हूं, एंड लेट्स चेक इट आउट, अगर मैं ये करता हूं तो कैन यू सी दिस कि मैंने चेंज किस में किया था? ए में। पहले ए डिस्प्ले हो रहा है ना, तो जिसमें चेंज किया वो चेंज सिर्फ ए में आ रहा है, बी में वो सेम चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। नाउ व्हाट इज दिस? ये 3 डॉट्स को अभी कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अभी क्यों स्प्रेड ऑपरेटर कहा है? क्योंकि बाद में इन्हीं 3 डॉट्स का नाम रेस्ट ऑपरेटर भी होगा। तो बेसिकली जहां भी आपको 3 डॉट्स इकट्ठे मिले तो आप इसको क्या कहेंगे? या स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर। जब तक मैं रेस्ट ऑपरेटर नहीं पढ़ाता, रेस्ट ऑपरेटर को भूल जाएं।
3 डॉट्स को क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, ये स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है? सादा तरीन डेफिनेशन ये है कि स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ एन अरे। स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ एन अरे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ए का रेफरेंस ना कॉपी हो बी में, बल्कि ए वाली अरे की पूरी कॉपी क्रिएट हो जाए और वो बी में असाइन हो, क्योंकि डायरेक्ट में ए को असाइन करूंगा बी में तो क्या कॉपी होगा? रेफरेंस। आई डोंट वांट टू कॉपी द रेफरेंस, आई वांट टू कॉपी द वैल्यू इटसेल्फ। तो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये क्या करेगा? इट क्रिएट्स द कॉपी ऑफ एन अरे ए एंड देन इट विल असाइन टू द वेरिएबल बी। तो स्प्रेड ऑपरेटर को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये है, बहुत सारे तरीके हैं इसके और भी। यहां तक बात समझ आ गई है सबको? किसी को यहां तक कंफ्यूजन है तो बता दे। तो इसी तरह अब अगर बी में पुश करेंगे कोई चीज, बी डॉट पुश, और इसमें आप कर दें जी 78, सो व्हाट डू यू से, व्हाट शुड हैपन एक्चुअली? ना बी ए को इफेक्ट कर रही है, ना ए बी को इफेक्ट कर रही है। अगर कोई मुझसे पूछे जी कि मेमोरी में व्हाट विल हैपन, तो अब तो आप गेस कर गए होंगे कि स्टैक में अगर ये पूरी की पूरी ए लोकेशन का रेफरेंस था, तो स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया? इसी पूरी की पूरी अरे की एक और कॉपी क्रिएट कर दी। समझ आ गई ये बात? तो बी में बजाय रेफरेंस जाने के क्या हुआ? पूरा का पूरा अरे की कॉपी गई। तो ये बात अगर समझ आ चुकी है तो अब आपके लिए बाकी चीजें समझना आसान है। अब स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो करता क्या बेसिकली? वो 12, 23, 25 और 26 पूरे की कॉपी सेपरेट करके यहां पे करेगा। सम टाइम हमारी ये रिक्वायरमेंट हम किसी अरे के एक इंडेक्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं? यानी मिसाल के तौर पे मैं ए के अगर मैं 23 को एक्सेप्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? ए ऑफ 1, जो नॉर्मल आपके पास स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, ठीक। और अगर मुझे ये डिमांड हो या ये रिक्वायरमेंट हो कि मुझे ए अरे के, ये देखें 23 सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा, अच्छा मैं बी को मिटा दूं ना, अब आपको ये समझ आ गया तो मैं अगर ए के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है तो मैं कहूंगा जी पहले को 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, चौथे को 3, इसको 4 और इसको 5। इज इट? अब जो इंडेक्स नहीं होगा और मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या देगा? अनडिफाइंड देगा। दैट्स अगेन अ बेसिक थिंग। अब सवाल यह है कि दिस इज परफेक्टली वैलिड, ये नॉर्मल हर प्रोग्रामिंग में ये स्टैंडर्ड है। ES6 में हम चूंकि ES6 के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो ES6 का पहला फीचर आपने देख लिया ना, स्प्रेड ऑपरेटर। अब अगर आपको चाहिए कि आप बजाय ये स्टाइल किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करने के, इससे शॉर्टकट, अच्छा ES6 ने एक बात याद रखिएगा, सिंटेक्स शॉर्टनिंग पे बहुत ज्यादा काम किए। सिंटेक्स शॉर्टनिंग को, शॉर्ट सिंटेक्स में बहुत बड़े बड़े काम कर देता है ये ES6, आगे चल के आप देखेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस ए अरे का सिर्फ पहला इंडेक्स लें, तो आप लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे? वंस अगेन स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। आई डोंट नो इसको क्या हो गया। ओ, उर्दू की लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई, आई डोंट नो हाउ, सॉरी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ 12 को एक्सेस करें, अभी तो आप 12 को कैसे एक्सेस कर पा रहे थे? ए ऑफ 0। नाउ इन ES6 वी हैव अनदर वे। आप यहां पे कोई भी वेरिएबल नेम लिख दें, मिसाल के तौर पे A1 लिख दें, num1 लिख दें, n1 लिख दें, कोई भी वेरिएबल लिख दें। तो ये लेफ्ट साइड पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो भी वैल्यू यहां डीस्ट्रक्चर हो रही है, अच्छा अगेन ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ना, इस स्प्रेड ऑपरेटर को जब आप यूज करेंगे तो आप एक लफ्ज यूज करेंगे, बड़ा कॉमन है, डी स्ट्रक्चरिंग एन अरे। अच्छा ये डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, जरा अभी मैं बोलता हूं। मैंने कहा जी ये जो पूरी की पूरी अरे है ना, इसको तोड़ के इसका पहला एलिमेंट उठा के इधर डाल दो। यानी एक बारी अगर मैं सिर्फ n1 करूंगा तो क्या करेगा? इस पूरी की पूरी अरे की कॉपी n1 में स्टोर हो जाएगी। और अगर उसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करूंगा और उसके अंदर वेरिएबल लूंगा, तो ये जो पूरी
कॉपी थी अरे की, उसका पहला एलिमेंट उठाएगा और उसमें असाइन कर देगा। तो यूं समझ लें कि अरे का एक पूरा स्ट्रक्चर था, मैं उसको डीस्ट्रक्चर कर रहा हूं। डीस्ट्रक्चर का मतलब होता है ना तोड़ना। मैं उसको तोड़ रहा हूं और उसमें से पहली वैल्यू उठा के किस में कॉपी कर रहा हूं, n1 में। तो अब बजाय अरे के एलिमेंट को इंडेक्स से एक्सेस करने के, अब मैं इसको हटा दूं ना क्योंकि ये टॉपिक अब कवर हो चुका है। तो n में क्या आना चाहिए, द फर्स्ट एलिमेंट। अगर आपको एक ही चाहिए तो आप एक ही वेरिएबल दे दें, अगर आपको दो चाहिए तो आप दो दे दें। सॉरी, किस चीज की? नहीं, इंडेक्स फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन यही तो इसकी वो है अपना ब्यूटी है कि इट विल एक्चुअली टेक आउट द फर्स्ट वैल्यू एंड विल स्टोर इट इनटू दिस वेरिएबल। ये डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये जो सिंटैक्स है बेसिकली, दिस इज डीस्ट्रक्चरिंग द अरे। कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। हाँ, क्या हो सकता था? बिल्कुल यही तो कह रहा हूं ना कि यहां पे आप कुछ भी दे दें, ए दे दें, यहां पे आप बी दे दें, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते, ए ऊपर यूटिलाइज हो चुका है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस। अगर आप इसको कह दें नम एक अरे है और फिर यहां पे आप उस नम की अरे को डीस्ट्रक्चर कर दें, पहले वेरिएबल को यानी ए दे दें, दूसरे को बी दे दें, तीसरे को सी दे दें, तो डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आप एक पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ के एक एक वैल्यू निकाल रहे हैं बीच में से। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये पूरी एक कलेक्शन है ना वैल्यूज की। इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 और 4। आप अगर सिर्फ ये करेंगे ए तो क्या आएगा? पूरी की पूरी कलेक्शन, ये पूरी की पूरी इसकी कॉपी क्रिएट होके ए में हो जाएगी ना। आप पूरी नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं इसको तोड़ें, इसकी पहली वैल्यू निकालें और किसी वेरिएबल में सेव कर दें। तो डीस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हमारे को। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट वैल्यू हमेशा जाएगी, जो सेकंड होगा वो सेकंड वेरिएबल में जाएगी, जो थर्ड होगा वो थर्ड वेरिएबल में जाएगी। अब अगर मैं ए बी सी तीनों को कंसोल कर दूं, ए बी सी, तो आई वुड गेट द एग्जैक्ट आंसर। ए में 12, बी में 23, सी में 25। 26 किधर गया? या मैं यहां पे कपल ऑफ और वैल्यूज ऐड कर देता हूं, तो बाकी किधर गए? बाकी उधर मौजूद हैं, लेकिन आपने उन्हें डीस्ट्रक्चर भी हैं, अलग अलग अवेलेबल हैं, लेकिन आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया, दे विल बी इग्नोर्ड। समझ आई बात? अब जरा एक और बात सुनिएगा। स्प्रेड ऑपरेटर समझ आ गया आपको? स्प्रेड ऑपरेटर को मैंने दो नाम दिए हैं, यानी ये काम क्या करता है, मैंने उसको दो फ्रेजेस से ताबीर किया है। पहला काम, स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट्स कॉपी ऑफ एन अरे, कॉन्सेप्ट। दूसरा, स्प्रेड ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डीस्ट्रक्चर एन अरे। हालांकि एक्चुअल डीस्ट्रक्चरिंग तब होती है जब हम लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यू अलग अलग कैच करते हैं, ग्रैब करते हैं। समझ आ गई ये बात? अब मैंने तीन वैल्यूज मुझे पहली चाहिए थी, ए बी सी, वो इंडेक्स की जरूरत अब नहीं रही ES6 में। अब मैं अगर ये काम कर दूं, कॉमा डाल के डॉट 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 और आर लिख दूं, यहां भी कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। आर इसलिए लिखा है कि मैंने कहा जी assign the rest of the values या assign the remaining values to this variable which has name r। समझ आ गई ये बात? यहां जो तीन डॉट्स है ना, इनको हम कहेंगे these are called rest operators। समझ आ गई ये बात? तो स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर दोनों के लिए तीन डॉट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और फिर वो मुझसे ये पूछते हैं सर हम फर्क कैसे जानेंगे? तो एक देसी सा वो हिंट है समझने के लिए कि जब वैल्यूज असाइन हो रही हो, रिसीव हो रही हो, तो रिसीविंग एंड पे तीन डॉट्स लगे हो तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट। रिसीविंग एंड पे लेफ्ट साइड पे ये बेटा वैल्यू रिसीव हो रही है। नहीं समझ आई? रिमेनिंग को छोड़ें, वेरिएबल के नाम को छोड़ें, जब तीन डॉट्स रिसीविंग एंड पे किसी वेरिएबल के साथ लगे होंगे तो वो रेस्ट ऑपरेटर कहलाएगा।
और जब असाइंड यानी असाइनमेंट जब वो गिविंग एंड वाले पे हो, क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू ले रहा है, समझ आई बात? तो इस साइड पे या इससे भी सादा अल्फाज में यूं समझें कि जब इक्वल टू के राइट साइड पे होगा तो वो स्प्रेड होगा, जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होगा तो वो क्या होगा? रेस्ट होगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर दोनों के लिए निशानी क्या है? 3 डॉट से। मैं ये इक्वल टू के लेफ्ट और राइट वाली टर्म इसलिए नहीं यूज करना चाह रहा था क्योंकि ये 3 डॉट्स फंक्शन में बतौर आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए भी इस्तेमाल होंगे, तो वहां भी 3 डॉट रिसीविंग एंड पे होंगे, तो वहां भी ये रेस्ट ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर होगा। वो जब बताऊंगा तो समझा दूंगा तब। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लें कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर दोनों के लिए सिंबल है 3 डॉट। स्प्रेड ऑपरेटर किसी भी अरे की कॉपी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेस्ट ऑपरेटर रिसीविंग एंड पे होता है हमेशा, जिसको वैल्यू असाइन हो रही होती है। समझ आई? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जी पहले वेरिएबल में पहली वैल्यू उठा के डाल दो, क्या है? 12। दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू उठा के डाल दो, क्या है? 23। और तीसरे वेरिएबल में तीसरी वैल्यू उठा के डाल दो, क्या है? 25। बाकी कितनी बची? 4। तो मैंने कहा जी बाकी जितनी भी बची हैं उन सबको आर में डाल दो। समझ आई बात? अब अगर मैं यहां पे दोबारा जाके इसको करूंगा तो ये आर को मैंने डिस्प्ले नहीं किया इसलिए आर नहीं आ रहा। लेट्स डिस्प्ले दी आर एज वेल। तो अब 12, 23 और 25 ये डी स्ट्रक्चर होके आई हैं और रेस्ट वापस उसी कलेक्शन में आई हैं, विच इज एन अरे। सॉरी, नहीं डी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूं। स्प्रेड ऑपरेटर डी स्ट्रक्चर करता है, रेस्ट ऑपरेटर रीस्ट्रक्चर करता है। इस फ्रेज से समझ लें आप कि मैं खुद कह रहा हूं कि बाकी सारी मुझे दे दो। वो बाकी सारी किस तरह देगा? किसी पैक करके देगा ना आपको। ठीक है, होटल में जाए, आपने सारा कुछ खाना पहले खाना मंगवाया, वो पैकिंग में आया, आपने उस सारे खाने को डिस्ट्रक्चर किया, खा पी के रज गए, कुछ बच गया, तो फिर क्या करेंगे आप? ये पैक करके वापस दे दो। तो पहले पैक होके आया आपके पास, ये पैक होके आपके पास आया, आपने कहा अनपैक कर दो, आपने इन तीनों को अनपैक कर लिया, आपने कहा अच्छा कुछ बच भी गया, इसको क्या कर दो? दोबारा पैक कर दो। क्लियर है जी? अभी तो ये 6 के पहले फीचर पे आपकी आंखें निकल आई हैं। पता नहीं मैं ज्यादा आगे तो नहीं चला गया, लेकिन मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल अंदाज में समझाने की। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अच्छा, अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया मुझे जरा बताएं प्लीज। और क्रिएटिंग अरे इम्यूटेबिलिटी भी है। 2-3 कॉन्सेप्ट मिलजुल के आ गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अरे को इम्यूटेबल करना। अरे को इम्यूटेबल कैसे किया जाता है? उसकी कॉपी क्रिएट करके। एक सवाल से दूसरा निकला है, दूसरे से तीसरा निकला है, जरा मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं, दोबारा समराइज कर रहा हूं। पहला सवाल यह था कि हम जब एक अरे को दूसरी अरे में असाइन कर रहे थे तो अरे नहीं असाइन हो रही थी, उसका रेफरेंस असाइन हो रहा था। रेफरेंस असाइन होने से नुकसान क्या हो रहा था? म्यूटेबिलिटी। तो हमें क्या चाहिए था? उसको इम्यूटेबल बनाना। इम्यूटेबल बनाने के लिए क्या चाहिए था? स्प्रेड ऑपरेटर। जब स्प्रेड ऑपरेटर बना लिया तो फिर कहा जी कि उसको रिसीव भी तो करना है, तो फिर कहा जी स्प्रेड ऑपरेटर ने तो ठीक है उसको डी स्ट्रक्चर कर दिया, यानी 1 बाय 1 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमें दे दिया। अब हमें उसे रीस्ट्रक्चर अगर करना पड़ जाए, जरूरी है करेंगे आप, तो फिर क्या करेंगे? उससे निकला है रेस्ट ऑपरेटर। तो 3 कॉन्सेप्ट्स, रेफरेंस बेस्ड वैल्यूज का, रेफरेंस बेस्ड डेटा का बिहेवियर पहली बात, म्यूटेबिलिटी दूसरी बात, देन अचीविंग द इम्यूटेबिलिटी तीसरी बात, टू अचीव द इम्यूटेबिलिटी वी टॉक्ड अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर चौथी बात, एंड टू destructure यानी आफ्टर destructuring we need to restructure the data, rest operator चौथी बात। उसके बाद लास्ट की 2 वैल्यूज को डिस्ट्रक्ट करवाना है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को नहीं चाहिए। अभी तक इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, उसके लिए बहुत सारे और तरीके भी हैं। ठीक ठीक, मे भी किसी लेवल पे जाके हम वो भी अचीव कर लें। यहां तक क्लियर है सबको?
अभी मुझे पता है आप ये जो ओवर थिंकिंग किल्स, ठीक है, आप जितना ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, तो मैं पूरा एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर सिनेरियो क्रिएट करके ये सारा कुछ समझाऊंगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है। अभी तक ये समझ चुके हैं। ES6 का ये फीचर है कि आपको बेसिकली रेफरेंस बेस्ड डेटा कैसे कॉपी करना है और उसको एक कॉपी क्रिएट करके, फिजिकल कॉपी क्रिएट करके उसको कैसे असाइन करना है, फिर उसको डीस्ट्रक्चर या रीस्ट्रक्चर कैसे करना है। तो प्रॉपर नाम डीस्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि प्रॉपर नेम आप कह सकते हैं जी, डीस्ट्रक्चरिंग के लिए आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और फिर रेस्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उन वैल्यूज को रिसीव करने के लिए। और अगर ये भी समझ नहीं आई तो सादा तरीन निशानी ये है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो 3 डॉट्स होंगे वो क्या होगा, रेस्ट ऑपरेटर, और जो राइट साइड पे होंगे वो क्या होगा, स्प्रेड ऑपरेटर। अगर थोड़े से ज्यादा टेक्निकल हैं, आपको समझ आ सकती है, तो फिर आप ये कहेंगे कि जब भी हम डेटा रिसीव कर रहे होंगे, रिसीविंग के वक्त अगर 3 डॉट कहीं लगे मिलेंगे आपको, तो वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा मल्टीपल चीजों को। इसकी एक और मिसाल दे दूं, रिसीविंग एंड से मेरी क्या मुराद है, ऑनलाइन, अगर आप एग्री हैं सारे तो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है और मैंने उस फंक्शन को नाम दिया जी टेस्ट। ये फंक्शन लेता है, मैं मिसाल देता हूं, एक पर एक आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट, 4 आर्ग्यूमेंट, 5 आर्ग्यूमेंट्स, यानी ये 5 नंबर बतौर इनपुट लेता है और इन पांचों नंबर के साथ कुछ भी कर सकता है। हम सपोज करते हैं जी कि ये पांचों नंबर को करेगा जमा, यानी ऐड करेगा। मैं कहता हूं जी रिटर्न n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। सिंपल, वेरी सिंपल। ये तो नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट का तरीका है। अब जब मैं इसे फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, 5। तो मैं करता हूं जी यहां पे टेस्ट, मैं कहता हूं जी 56 दिस 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 दिस, सॉरी किधर गया, दिस दिस। इट शुड वर्क। अगर मैं ये हटा दूं, इसको चला दूं, अच्छा मैंने इसको लॉग नहीं किया, ठीक है, तो ये 172 आ गया, यानी जो 5 वैल्यूज मैंने यहां से फंक्शन में पास की वो पांचों वैल्यूज यहां रिसीव हुई और ये का। तो मैंने क्या बोला, ES6 ने बहुत ज्यादा सिंटैक्स शॉर्टनिंग पे काम किया है, ठीक। अगर मैं इन सारी चीजों को हटा के सिर्फ ये कर दूं, क्या हो रहा है यहां पे, ये स्प्रेड है या रेस्ट है, स्प्रेड है, स्प्रेड है, क्यों, अभी क्या बोला था मैंने, जब 3 डॉट्स रिसीविंग एंड पे लगे हों, रिसीविंग एंड पे लगे हों। देखिए स्प्रेड किस लिए होता है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग अरे है, आई रिपीट, आपके पास एक एग्जिस्टिंग अरे है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं, तो स्प्रेड ऑपरेटर लगता है। यहां आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अरे है, बल्कि आपके पास क्या आ रहा है, अलग अलग आइटम्स आ रहे हैं और आप उन अलग अलग आइटम्स को उठा के क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो ये रेस्ट हुआ या स्प्रेड हुआ, रेस्ट हुआ। नहीं समझ आई, देखें ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है, अरे तो नहीं है ना, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये 5 वैल्यूज इंडिपेंडेंट है। मैं चाह रहा हूं इन पांचों वैल्यूज की कलेक्शन बना दो, इन पांचों वैल्यूज को एक अरे में रिसीव कर लो, क्या कर लो। तो यहां भी क्या कह रहा था, जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको क्या कर लो, रीस्ट्रक्चर कर लो, एक अरे में डाल दो। समझ आ गई ये बात। तो यहां भी तो यही काम हो रहा है कि ये बजाय 5, अच्छा पहले वाला तरीका भी ठीक था, लेकिन हम बार बार किस चीज पे बहस कर रहे हैं, ES6 के सिंटैक्स पे, जो ES6 ने हमें फीचर्स दिए हैं उन पे बहस कर रहे हैं। तो तरीका तो वो भी ठीक था, लेकिन ये उससे ज्यादा शॉर्ट है। अब 10 वेरिएबल्स, 10 आर्गुमेंट कहीं रिसीव हो रहे हो, वुड इट बी वाइज कि 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। उससे ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप उन 10 के 10 को एक कलेक्शन में डाल दें, ये अरे बन गई है।
और आपको पता है, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या कहलाती है? समझ आ गई बात? तो अब ये क्या करेगा, यहां पे 5 दिए, यहां पे 10 दें, 15 दें, 20 नंबर्स दें, यहां पे यही रहेगा, वो 20 के 20 सारे उठ के किधर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, अरे में रिसीव हो जाएंगे। और फिर आपको पता है कि यहां सम ऑफ एन अरे लूप लगा के इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को सम कर सकते हैं, हमारे पास नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके हैं, वो फॉर लूप लगा दें या जो मर्जी लूप लगा दें, ठीक है। वैसे रिड्यूस फंक्शन भी है और बाकी और बहुत सारे फंक्शन है, ES6 के फंक्शंस पे भी हमने बहस नहीं की। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, जिसको ये समझ नहीं आई ना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दी थी और आपसे पूछ के दी थी कि वैसे ये एग्जांपल काफी है आपको 3-4 कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जो मैं बार-बार नाम ले चुका हूं, दोबारा एक दफा ले रहा हूं जी। आपकी रेफरेंस बेस्ड कॉपी, फिर आपने म्यूटेबिलिटी देख ली कि म्यूटेबिलिटी का मतलब वो एक वेरिएबल दूसरे पे इफेक्ट कर रहा है अरे के केस में। फिर आपने इम्यूटेबिलिटी अचीव की और इम्यूटेबिलिटी अचीव करने के लिए आपने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा। जब स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा तो फिर हमने कहा जी उससे वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करके वेरिएबल में आप ले भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। जब मैंने कहा जी अलग अलग वैल्यूज भी रिसीव कर सकते हैं, और जब आपको 2-3-4 अलग अलग वैल्यू चाहिए तो वो रिसीव कर लें, और अगर अलग अलग नहीं चाहिए तो आप पूरी कलेक्शन को बतौर रेस्ट ऑपरेटर किसी दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई और मसला या कंफ्यूजन है तो बता दें, कोई मसला नहीं है, दैट्स वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये था हमारा, नहीं अभी तो टाइम है हमारे, 12 मिनट है ना, में ये तो अभी एक फीचर हुआ है, तो मैं नहीं, आई वाज सपोज कि ये हम तो 10-15 मिनट में कर लेंगे, ये तो उसको हम ड्रैग कर गए हैं काफी ज्यादा, ये तो इतना बड़ा फीचर नहीं है वैसे। आप बता दें व्हाट इज योर ओपिनियन, और ऑनलाइन भी कुछ लोग तो मेरे ख्याल में हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादा लोग जो है ना वो पहले ही बोर हो गए। तो यहाँ आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब हम मजीद आगे चलते हैं। यही काम, बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम होगा ऑब्जेक्ट के साथ, कि जैसे रेस्ट ऑपरेटर अरेज के साथ भी है, अभी है, और स्प्रेड ऑपरेटर अरेज के साथ भी है। तो अब हम बोलेंगे जी, मैं सपोज करता हूं, कल मैंने बोला था लेट std इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट लिटरल में मैंने बोला जी यहाँ पे रोल नंबर फॉर एग्जांपल दिस, और फिर मैंने बोला जी नेम इज दिस, और फिर मैंने बोला जी लेट्स सी एज इज गोइंग टू बी 25। और अब अगर मैं ये कहूं लेट s, एक नया वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल में क्या असाइन कर दिया, std। तो अब मुझे बताएं कि s में क्या होगा और std में क्या होगा? दोनों में रेफरेंस होगा, यानी जब मैं ये ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूं std में, तो std में इस ऑब्जेक्ट का क्या जाएगा, रेफरेंस स्टोर होगा। खुद ही ऑब्जेक्ट कहां होगा, हीप पे होगा। और जब मैंने std को s में असाइन कर दिया तो स्टैक पे ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लेकिन इन दोनों अलग अलग वेरिएबल्स में क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस पड़ा हुआ है। किस चीज का, सेम ऑब्जेक्ट का। अब अगर मैं यहां पे कुछ चीज चेंज करता हूं, std डॉट एज इक्वल्स टू 45, एज को 25 से 45 कर दिया, किस में, std में। अब अगर मैं s में लॉग करूंगा तो s में भी एज की वैल्यू 45 मिलेगी और std में भी एज की वैल्यू, क्यों, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेट कर देगा। क्यों म्यूटेट करेगा, बिकॉज both of the objects s and std are pointing to the same location in the heap. So if we'll make change in one thing, it will obviously make change in another thing. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि आपको बता चुका हूं। फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर मैं ये करना चाहता हूं कि लेट s equals to, if I want to create a copy of an object, I will be using this। फर्क सिर्फ ये है, अब ये s मैंने सेम वेरिएबल कॉपी कर लिए, तो आप एक वेरिएबल के दो नाम नहीं हो सकते। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जी एक नया वेरिएबल क्रिएट किया। सिर्फ फर्क ये है कि अरे की केस में स्क्वायर ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट लिटरल ब्रैकेट्स, जो कि करली ब्रैकेट्स है इस केस में। तो अब क्या होगा, व्हाट इज दिस, दीज थ्री डॉट्स डूइंग, दे आर क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड नाउ दिस इज सिक्योर।
अब हम इसकी इम्यूटेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। समझ आ गई बात? अब जब मैंने इसे कहा ना कि ऑब्जेक्ट को, ये तो था ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करना, अब इसे डीस्ट्रक्चर करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जैसे हमारे पास था, ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है अरे से, कि ऑब्जेक्ट में जब लेफ्ट साइड पे असाइन करेंगे तो हम, क्योंकि अरे के केस में तो इनका कोई नाम नहीं होता था ना, तो हम खुद से किसी वेरिएबल का नाम देते थे। ऑब्जेक्ट के केस में प्रॉपर्टीज के नेम है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रोल नेम। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूं, और मैंने क्या क्या डीस्ट्रक्चर किया है, रोल नंबर और नेम। तो एज भी तो है, अगर मैं एज को नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, सॉरी वो आर ऊपर डिक्लेयर्ड है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये रेस्ट के लिए वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। यस सॉरी, ये ब्रैकेट दोबारा नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल रिमेनिंग कह दें। यस, रिमेन के वेरिएबल में, मिसाल के तौर पे यहां मैं 2-3 प्रॉपर्टीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मिसाल के तौर पे ये है जी मेरी क्वालिफिकेशन, ये है जी हमारा कॉन्टेक्ट, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में पहली बात तो ये है कि ये उसकी ब्रेक करेगा ऑब्जेक्ट को। मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, रोल नंबर अलग, नेम अलग, बाकी कितनी प्रॉपर्टीज बची, 3। ये तीनों को किस शक्ल में इसमें सेव करेगा, ऑब्जेक्ट ही की शक्ल में, वो जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू है। अगर आप अब इस पे दोबारा आते हैं, अभी मैंने इनको कंसोल नहीं किया कहीं, ठीक है, तो आप कंसोल भी कर दें, लॉग रोल नेम एंड रिमेन। $452 विच इज दिस वन सेपरेटली आ गया, नेम अली विच इज दिस वन सेपरेटली आ गया, और उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू थी वो इस रिमेन में आ गई। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का इन केस ऑफ एन अरे, या स्ट्रक्चरिंग या डीस्ट्रक्चरिंग का, तो आपको वही कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई हो सकता है। सॉरी, फंक्शन में नहीं होगा ये, फंक्शन डीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट और अरे के साथ होती है। फंक्शन में किस चीज को डीस्ट्रक्चर करेंगे आप, फंक्शन में तो डेटा होता ही नहीं है, फंक्शन में तो फंक्शनैलिटी होती है। पैकिंग और अनपैकिंग डेटा के केस में होती है ना, फंक्शन डेटा तो नहीं होता, फंक्शन तो फंक्शनैलिटी होती है। तो उसमें किस चीज को डीस्ट्रक्चर करेंगे और किस चीज को रीस्ट्रक्चर करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका मतलब ये होता है कि फंक्शन ऑब्जेक्ट कब बनता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये फंक्शन लिखूं, बेनाम फंक्शन, कल बताया था ना आपको, एनोनिमस फंक्शन, तो अगर मैं इसमें लिख देता हूं जी फॉर एग्जांपल हेलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी फंक्शन का नाम नहीं होता ना, तो फिर इस फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, फिर हम उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो अब ये जो इस वेरिएबल में आया है ना, वो इस फंक्शन का रेफरेंस आया, इस फंक्शन का रेफरेंस आया। समझ आ गई बात? कोई बात नहीं, नहीं आई तो अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ एक इनका जवाब था उनको दिए। यानी मैं, अगर मैं इसको यूं बोलूं, लेट f इक्वल्स टू FUNC, तो अब तो समझ आ जानी चाहिए कि इस फंक्शन में क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस, क्योंकि मैंने कहा ऑब्जेक्ट, अरे और फंक्शन, ये तीनों क्या होते हैं, रेफरेंस बेस्ड होते हैं। अगर मैं एक फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर दूं, तो इस वेरिएबल में क्या होगा, इस फंक्शन का रेफरेंस। आगे जाके मैं इस फंक्शन को, जिसके अंदर एक रेफरेंस पड़ा हुआ है, इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो इस एफ में भी क्या जाएगा, जाहिर है जो चीज इसमें है वही जाएगी ना। तो इसमें क्या है, रेफरेंस से मुराद मेरी एड्रेस है, बार बार बोल रहा हूं, मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें भी वही है और इसमें भी,
तो इन दोनों में से किसी को भी कॉल करें फ्यूचर में, FUNC फंक्शन को यूं ही कॉल करते हैं ना, इसको कॉल करें या f को कॉल करें, बोथ विल बी कॉलिंग द सेम थिंग। समझ आ गई बात? तो इसकी म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की एप्लीकेशन ही नहीं है, मतलब यूज ही नहीं है, लेकिन रेफरेंस कैसे है वो मैंने बता दिया। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें जी। हमने ES6 का पहला फीचर पढ़ा है, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चरिंग, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, और ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर के साथ, अरे के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने ये बार बार बोला है कि हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इन चीजों के साथ। जब हम प्रैक्टिकली मंच स्टैक में जाएंगे तो इन चीजों को पहले एडवांस डिस्कस करना ज्यादा मुनासिब था। ES6 के ये फीचर जो है कंपैरेटिवली बाकी फीचर्स के मुकाबले में मुश्किल था। अगर ये समझ आ गया तो बाकी इंशाल्लाह समझना बहुत आसान होंगे आपके लिए। इंशाल्लाह विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन मंडे। और मंडे के लिए ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें, स्पेशली जो ऑनलाइन लोग हैं, क्योंकि मंडे से आपकी जो डेमो क्लासेस थी या ट्रायल क्लासेस थी उनका आज लास्ट डे। मंडे से सिर्फ वही लोग होंगे जो प्रीमियम पेड होंगे, और बाकी लोगों को ग्रुप से या तो रिमूव कर दिया जाएगा या इन लोगों के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, और फिर हम उसको लेके आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह विल सी यू ऑन मंडे। किसी का सवाल है ऑनलाइन में तो वो पूछ ले।